अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सफ़ाद खान। नाज़रीन, आज मुल्क की सियासी सूरत हाल पर पहले प्रोग्राम में आपके सामने इब्तिदाई में सामने सूरत हाल रखते हैं, जहाँ अफरत तफरी पोलराइज हैजान की कैफियत है। आज लेबर डे पर भी सियासी तकरीरों का सिलसिला जारी है। एक तरफ इमरान खान साहब अपनी रैली निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ नून लीग की क़यादत की तरफ से भी एक बयान सामने आया। मरीम नवाज साहिबा ने आज इमरान खान साहब की लेबर डे के हवाले से, मजदूरों के हवाले से या आइन बचाने के हवाले से उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, इस पर मरीम नवाज ने जो स्टेटमेंट दी है पहले आपके सामने रखते हैं, फिर बाकायदा पाकिस्तान की माशी, सियासी और आईनी कानूनी जो बुरान है इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। पहले ये देखते हैं। और आज मैंने सुना कि ये जो फितना है ये मजदूरों के लिए रैली निकाल रहा है, तो मैं इसको कहती हूं कि तुम रैली ना निकालो, तुम सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करना बंद कर दो, मजदूर का भला हो जाएगा। तुम साजिशी तरीकों से अपने इक्तदार के रास्ते खोलना बंद करो, मजदूर की रोटी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको बिल्कुल खुदा लगती बात कह रही हूं, इस मुल्क के अंदर इतना पोटेंशियल है, इस मुल्क के अवाम के अंदर इतना पोटेंशियल है, इस मुल्क की तरक्की में एक शख्स हाइल है, उसका नाम है इमरान खान। और मैं आपको ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरा सियासी मुखालिफ है, सियासी तो वो नहीं है, वो दहशतगर्द है। जो हमारे मजहब के अंदर फितने की डेफिनेशन है ना, आप वो उठा के देख लो, वो इमरान खान पे फिट आती है। पोटेंशियल की बात मरीम नवाज साहिबा ने की और यकीनी तौर पर पाकिस्तान में बेपनाह पोटेंशियल इस वक्त मौजूद है। मैं सिर्फ एक आईटी सेक्टर की आपको मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान के अगर एक्सपोर्ट्स आईटी के देखे जाएं, जो $2 अरब के लगभग हैं, और जो प्रोसीड्स यानी 75% तक कहा जाता है कि ऑफिशियली पाकिस्तान में आई नहीं रही हैं, या तो वहाँ रोक ली जाती हैं या फिर अनऑफिशियल चैनल से आती हैं। उसकी बहुत सी वजूहात हैं जो आईटी सेक्टर बताता है, लेकिन भारत के यही आईटी एक्सपोर्ट्स $150 अरब तक पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान $2 अरब पे खड़ा हुआ है और पोटेंशियल बहुत है, यहाँ पे टैलेंट भी बहुत है, आईटी सेक्टर में बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान बढ़ सकता है यहाँ पर। लेकिन मामला देखा गया, तमाम पॉलिसीज का रुख या उनके मफादात एक खास तबके को मिलते रहे, एक खास अशराफिया जिसको बदमाशिया भी कहा जाता है, वो उन मराद से वो तबका फायदा उठाता रहता है और उस फायदे की बुनियाद पे उनका कारोबार या उनकी वेल्थ पनपती रहती है, बढ़ती रहती है, चाहे कोई भी हुकूमत हो। आज आपके सामने एक बड़ी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट रखी है। इस रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान की जहां गुर्बत के इशारे और पाकिस्तान में मौजूद बहरान, जिसमें सब में बड़ा बहरान तवानाई का है, उसका जिक्र है, लेकिन उस बहरान की वजह क्या है यह भी तफसीलन उसका अहाता किया गया। आपके सीरन रखते हैं पाकिस्तान की एनर्जी डिमांड और बेसिक डिमांड में फर्क पे पहले वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट में बात की है। इस रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान की एनर्जी डिमांड सरगर्मियों जो उरूज होता है वो 30,000 मेगावाट तक कहा जा रहा है, ये डिमांड पहुंच जाती है, जो कि सर्दियों के दौरान 12,300 मेगावाट होती है, जिसकी बुनियादी वजह गर्मियों में एयर कंडीशंस का बढ़ने वाला इस्तेमाल है। आलमी बैंक की इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 37.2% बताई गई है। 24.8% अवाम को निकासी आपकी सहूलत हासिल नहीं है और 9.3% अफराद बिजली की सहूलत से महरूम है। ऐसे में अशया तोशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद बहुत कम है, आप कह सकते हैं मुट्ठी बराबर है या अशराफिया। बिजली में से बिलों की सूरत में 71% वसूली हो पाती है, जो कि सर्कुलर डेट बढ़ने की अहम वजह है। अगर साल 2013 में देखें तो सर्कुलर डेट 450 अरब रुपए था, जो 2018 में बढ़कर 1,148 अरब रुपए हो गया और मार्च 2022 में यह 2,470 अरब के लगभग पहुंच गया। सर्कुलर डेट जो कि अब 2,600 अरब के करीब है। सर्कुलर डेट पाकिस्तान की जीडीपी का 3.8% और कर्जों का 5.6% हो चुका है। अगर मौसर इकदाम ना किए गए तो 2025 तक वर्ल्ड बैंक वार्न करता है सर्कुलर डेट 4 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। हुकूमत ने मुट्ठी भर अशराफिया की जरूरत पूरी करने के लिए इजाफी पैदावारी सलाहियत के हामिल पावर जनरेशन प्लांट्स लगाए रखे हैं, जिसकी वजह से गैर इस्तेमाल शुदा बिजली का बोझ भी सरकारी खजाने को बर्दाश्त करना पड़ता है। 2025 तक गैर इस्तेमाल शुदा बिजली की मद में अदायगियां 1,500 अरब तक पहुंच जाएंगी। क्या बदतरीन माशी हालात का शिकार मुल्क मुट्ठी भर अशराफिया की खातिर इस कदर बड़े खसारे का मुतामिल हो सकता है? ये वो बुनियादी सवाल है जो इस रिपोर्ट में उठाएंगे और ये प्रोग्राम में भी हम उठाएंगे। आपको ये बताते चलें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आया कमी होगी या नहीं होगी, ये सवाल पिछले हफ्ते हमने कुछ एक्सपर्ट से डिस्कस किया था। आज भी मुसद्दिक मलिक साहब ने कल 1-2 रोज कबल एक बात की, उन्होंने कीमतों में कमी का भी इशारा दिया, साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट का भी जिक्र किया। वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है जो पाकिस्तान के ऑयल सेक्टर में आने वाली है,
क्या कहा मुसद्दिक मलिक साहब ने, लेट्स हियर दिस फर्स्ट। कि रूस का वो जो मुआहदा था वो हो चुका है और बहुत जल्द पाकिस्तान को रूसी तेल मिलने वाला है, जिससे तेल की कीमत भी नीचे आएगी और जिससे तवानाई जो कम है पाकिस्तान में उसका हल भी होगा। मगर बात सिर्फ यहां तक नहीं ठहरी। आज काबीना की जो तवानाई की कमेटी है उसका इजलास हुआ, उसने वजीर आजम ने मंजूरी दी कि इस मुल्क में 10 से 14 अरब डॉलर, $1 नहीं, $2 नहीं, $5 नहीं, $9 नहीं, ना कट्टे, ना अंडे, ना मुर्गी, 10 से 14 अरब डॉलर यानी 10 से 14,000 मिलियन डॉलर के यहां पे एक रिफाइनरी लगाई जाएगी, जिसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत पहले से तगोदो कर रही है। मगर आज वो पॉलिसी जो है उसको फाइनलाइज करके अप्रूव कर दिया वजीर आजम ने। तो ये तो वो खुशाइंद खबर थी जिसका जिक्र मुसद्दिक मलिक साहब ने किया। एक तो पेट्रोलियम मसनूआत में मुतवक्का कमी का जिक्र किया, साथ साथ उस इन्वेस्टमेंट का जो पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है इनफ्लोज आपकी रिफाइनरी सेक्टर के अंदर 10 से 14 अरब डॉलर जिनका हजम बताया जाता है। साथ साथ एक और खुशाइंद खबर, क्योंकि गंदम की पैदावार के हवाले से खबर आई और तवक्को की जा रही है कि शायद कीमतों में कमी हो, लेकिन बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद उसका इंपैक्ट रिफ्लेक्ट ना हो सके। लेकिन दूसरी अहम खबर, पेट्रोलियम मसनूआत में कमी जो सामने आई, डीजल की कीमतों में कमी हुई, लाइट स्पीड डीजल, हाई स्पीड डीजल, केरोसिन ऑयल की कीमतों में कमी हुई। वज़ीर ख़ज़ाना ने यह ऐलान किया, उन्होंने जो कहा इस ऐलान में क्या उनका मैसेज था, लेट्स हियर दिस फर्स्ट। जो ओगरा से वर्किंग मिली है, वज़ारत ख़ज़ाना ने अपनी पूरी कोशिश उसमें की है कि जितना मैक्सिमम आवाम के इंटरेस्ट में मामलात को हैंडल किया जा सके, और जो कि वज़ीर आज़म साहब की हिदायत है स्टैंडर्ड के कोशिश करें कि आवाम की जो है रिलीफ जितनी हम दे सकें वो दें। तो उसके नतीजे में जो फाइनल वर्किंग जो हुई है काफ़ी राउंड्स के बाद, वो ये है कि जो हाई स्पीड डीज़ल है उसमें 5 रुपये की कमी 1 मई से की जा रही है। वो 293 रुपये की जो अभी प्राइस है वो 288 रुपये चली जाएगी। जो पेट्रोल है उसके ऊपर कोई इजाफा नहीं किया जा रहा, हालांकि जो तजवीज़ थी वो इजाफे की थी, वो 282 रुपये ही रहेगा और उसमें कोई प्राइस की तब्दीली नहीं है। तो ये है पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों के हवाले से रद्द-ओ-बदल के हवाले से सादा साहब का कल का मैसेज। हमने आपको बताया कि किस तरह पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर मुट्ठी भर अशराफिया के हाथ में है, ये बोझ बन चुके हैं इस पूरे सेक्टर पे। सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, इस तवानाई के बहरान से निकलने का या इस पर रिफॉर्म्स किस तरह हो सकते हैं, आगे का रास्ता क्या है, पाकिस्तान के पोटेंशियल जिसका जिक्र अक्सर सियासी रहनुमा करते हैं, इस पोटेंशियल को टैप किस तरह किया जा सकता है, इस तरह के और बहुत से अहम मामला आज बेनकाब में ज़ेर बहस आएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़े रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में सियासी सूरत हाल, माशी सूरत हाल और पाकिस्तान में मौजूद पोटेंशियल पे आज गुफ्तगू कर रहे हैं। आबिद सुरैरी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है, SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, माहिर मईशत है। आबिद सुरैरी साहब, वर्ल्ड बैंक भी बता रहा है कि पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में जो बहरान है, जो सर्कुलर डेट है, जो मुख्तलिफ हमारे लॉसेज हैं जिसकी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि एक अशराफिया मखसूस है जो मुसलसल फ़ायदा उठा रही है इस सूरत हाल से, आम आवाम तक उसका फ़ायदा नहीं पहुँचता। क्या कोई भी हुकूमत इस अशराफिया को हैंडल कर सकी है आबिद सुरैरी साहब? आबिद सुरैरी साहब जी, आबिद साहब तक हमारी आवाज आ रही है जी? आबिद सुरैरी साहब से रब्ता बहाल करते हैं। पाकिस्तान की एनर्जी और डोमेस्टिक जो डिमांड है और बेसिक डिमांड में वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में फ़र्क बताया गया कि पीक पर आपकी जो एनर्जी डिमांड होती है गर्मियों में वो 30,000 मेगावाट तक पहुंच जाती है। सर्दियों के दौरान महज जो पाकिस्तान 12,300 मेगावाट तक की डिमांड होती है, जिसकी बुनियादी वजह गर्मियों में ये कंडीशन का इस्तेमाल है। इसमें पाकिस्तान के सर्कुलर डेट के हवाले से भी फिगर्स दी गई हैं कि किस तरह पाकिस्तान का सर्कुलर डेट बढ़ जाता है। 2013 में सर्कुलर डेट 450 अरब था, 2018 में बढ़कर 1,148 अरब रुपये हो गया था। मार्च 2022 में ये 2,470 अरब तक पहुँच चुका था। साथ साथ आबिद सुरैरी साहब से अगर हम रब्ता बहाल कर सकते हैं जब तक,
हम इन द मीनवाइल आपको ये बताते चलेंगे पाकिस्तान और आईएमएफ के प्रोग्राम के हवाले से भी हमारे पास हैं। इस प्रोग्राम में मुसलसल ताखीर की वजह से और सियासी और माशी सूरत हाल की वजह से बजट की तैयारी पर भी खलल कहा जा रहा है कि पड़ रहा है, और बजट की तैयारी और स्ट्रैटेजी पेपर भी वो अभी तक तैयार नहीं हो सका है। बजट स्ट्रैटेजी पेपर अप्रैल के दूसरे हफ्ते में काबीना से मंजूरी का प्लान था। तरक्याती और जारी अखराजात के लिए बजट की हद मुकर्रर करने का स्केड्यूल भी मुतासिर हुआ है। सालाना प्लान को जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास भी ताहाल तलब नहीं किया जा सका है, और बजट से मुतल्लिक नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास मई के पहले हफ्ते में स्केड्यूल है। काबीना से मंजूरी के लिए बजट दस्तावेज को मई के आखिर तक हतमी शक्ल दी जाएगी, और जो कहा जा रहा है टेंटेटिव डेट जो दी जा रही है वो दी जा रही है कि जो पहला हफ्ता है जून का, उसमें जो है काबीना और पार्लियामेंट में बजट पेश करने का प्लान है। माली साल 2023-24 का वफाकी बजट आईएमएफ की डिक्टेशन पर कहा जा रहा है, यानी उनकी डिमांड्स को सामने रखते हुए तैयार किया जाएगा। टैक्स रेवेन्यू, माली खसारे, तरक्याती बजट और अहम अहदाफ की आईएमएफ से मंजूरी बाकायदा ली जाएगी। तो पाकिस्तान और आईएमएफ के प्रोग्राम के हवाले से भी खबरें आप सुनिए साहब। एनर्जी सेक्टर के हवाले से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी सामने आई, बढ़ता हुआ सर्कुलर डेट, ये बहरान। लेकिन इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि मेनली जो एक अशराफिया खास है, जो मुट्ठी भर अशराफिया जो फायदा उठाती है इन तमाम मराद से, सब्सिडीज से, ये तमाम जो एनर्जी सेक्टर में मौजूद है लूप होल्स, उनसे। क्या ये दुरुस्त है, ये हकीकत है आप सुनिए साहब? आईएमएफ जो है वो टारगेटेड सब्सिडीज की बात करता है जी। अगर आप देखें तो जो सारी डिस्कशन आईएमएफ पे के साथ सब्सिडीज के मामले पे, तो आईएमएफ का बार बार यही कहना होता है कि पाकिस्तान में जो सब्सिडीज के नाम पे जो मुराद दी जाती है वो अक्सर उन लोगों को मिलती है जो कि उसको डिजर्व नहीं करते, जो उसके मुस्तहक नहीं होते। और ये एनर्जी सेक्टर में भी ये बात जो है बिल्कुल साबित आती है। तो आबिद साहब, ये जो हमारे जो सब्सिडीज हैं और मौजूदा हुकूमत भी या कोई भी हुकूमत आती है, तो ये जो खास तबका जिसकी तरफ निशानदेही की जा रही है, जो एप्टमा है या दीगर जो तबकात हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लॉबीज हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जो बैठी हैं, वो हर गवर्नमेंट को ब्लैकमेल भी कर सकती हैं और हर गवर्नमेंट से अपनी ख्वाहिशात मनवा भी सकती हैं। तो वो आपको लगता है कोई फर्क है हुकूमतों में जो आती हैं, या वो हर किसी के साथ जो उनको चाहिए होता है मिल जाता है उनको? देखिए, आपकी 2-3 लॉबीज आती हैं जिसका कि हर गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस होता है, जिनका पार्लियामेंट पे इन्फ्लुएंस होता है, ब्यूरोक्रेसी पे इन्फ्लुएंस होता है। टेक्सटाइल सेक्टर उनमें से एक है, रियल एस्टेट सेक्टर दूसरा सेक्टर है, शुगर सेक्टर जो है वो तीसरा सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो स्टिल अनदर एग्जाम्पल। तो ये 3-4 सेक्टर हैं, और हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो यही वो सेक्टर्स हैं जो कि पिछले 4-5 दहाइयों से जो कि टैक्स पे मनी पे पलते चले आ रहे हैं, अंडर एस्टिमेटिंग इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो अपनी जगह। लेकिन हमें ये भी देखना है कि अगर आप कंपैरिजन में देखें तो क्या ये सेक्टर बाकी हमारी पीयर इकोनॉमीज में उतने ही पैम्पर्ड है जितने कि हमारे हैं, तो आपको उसका जवाब मिलेगा। लेकिन सर अब आप मुझे बताएं साहब, एक सेक्टर और भी है जैसे आईटी सेक्टर है। भारत में ये एक्सपोर्ट्स 150 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं, हमारे मुल्क में 2 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट्स हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि 75% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो प्रोसीड्स आई नहीं रही हैं। ये $2 बिलियन की फिगर बहुत अंडररेटेड है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और क्या ये जो सेक्टर है आईटी सेक्टर, ये भी कहीं उस लॉबी में तो नहीं आ गया कि गवर्नमेंट को, यानी अगर ये पैसा पाकिस्तान आ जाए कि हमें इंसेंटिव्स देंगे तो हम पैसा वापस लेकर आएंगे, ये भी इस तरफ आ गए ना? देखिए, फिलहाल नहीं, लेकिन इसमें जो एक बड़ी वजह है आईटी सेक्टर का अपने प्रोसीड्स वापस ना मंगवाना। वो जो पिछले साल देश के डॉलर के बारे में जो पैनिक फैला, यानी अक्सर लोग जो है जो कि इस सस्पिशन में है कि अगर उनकी प्रोसीड जहाँ पे आती है फॉरेन एक्सचेंज में, तो पता नहीं गवर्नमेंट जो है वो बाद में वो फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है वो फ्रीज में कर ले, या लोगों को उनके डॉलर डिनोमिनेशन में या यूरो या पाउंड डिनोमिनेशन में विड्रॉल्स में करने दें। तो उस वजह से, और तीसरा जो कि उसका रेट हर जो सुबह का आगाज होता है, तो अक्सर लोग जो है वो इसी खौफ में मुब्तला होते हैं कि रुपये की कदर गिर रही है। जो एक्सपोर्टर्स हैं वो ये देख रहे होते हैं कि शायद उनका प्रॉफिट मजीद बढ़ जाए इस कीमत में गिरावट की वजह से, लिहाजा जितना मुमकिन हो सके अपनी पाउंड और डॉलर को पाकिस्तान में ना मंगवाया जाए। तो ये भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कि लेटली वो प्रोसीड्स आपके यहाँ नहीं आ रही। फिर इस सेक्टर को आपने टैक्सेशन में भी ले आए। उसके बाद जो आईटी मशीनरी थी सारी, उस पर भी जो जीएसटी एग्जम्पशन थी कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे और राउटर वगैरह पे, वो एग्जम्पशन भी खत्म करना पड़ी। तो आई वुड से कि ये शायद इस साल कभी अजीब सेक्टर में नहीं आया, लेकिन जो एक पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी है या जो एक फियर ऑफ अननोन है, उसकी वजह से यकीनन
ये सेक्टर बाकी जो हमारे एक्सपोर्ट लेड सेक्टर्स हैं उनकी तरह ये भी अपनी प्रोसीड्स वक्ती तौर पे कोशिश करते हैं कि अगर उनको मुल्क से बाहर रखने का मौका मिल जाए तो उसको जरूर तो रखते हैं। अच्छा, दूसरा आवेश साहब, ये खबर इतलात है कि IMF का प्रोग्राम में ताखीर की वजह से बजट का ये स्ट्रैटेजी पेपर या मीटिंग्स ये भी ताखीर का शिकार है, उसका जो प्रोसेस है वो भी ताखीर का शिकार हो रहा है। तो क्या IMF का प्रोग्राम रुकावट बनेगा बजट की मंजूरी में या बजट के प्रोग्राम में स्केड्यूल में कुछ? जो एक पॉलिटिकल डेडलॉक है उसकी वजह से काफी सारी चीजें अनसर्टन हुई पड़ी हैं। अब जब मैं और आप बात कर रहे हैं आज 1 मई को, तो हमें मालूम है कि 3 मई से IMF का जो लास्ट रिव्यू है वो भी ड्यू हो जाएगा, 11वां और आखिरी रिव्यू है। अभी तक हम 9th रिव्यू पे फंसे हुए हैं, तो ये जो प्रोग्राम है ये तो किसी सूरत में भी कंक्लूड होता नजर नहीं आता है। अब अगर, और हमें ये भी मालूम है कि कोई भी हुकूमत आ जाए उसको अगला IMF प्रोग्राम लेना होगा ताकि वो अपनी जो तकरीबन 25 से 35 अरब डॉलर की जो उनको फाइनेंशियल सिस्टम की जरूरत होगी हर साल अगले 3 से 4 सालों में, वो पूरा करने के लिए उनका IMF प्रोग्राम में रहना बहुत जरूरी है। तो अगर इस तनाज़ुर में देखा जाए तो ये जो बजट है, ये बजट उन तमाम प्रायर एक्शन और प्रायर कंडीशन पर मुश्तमिल होगा जो कि हमारे साइकिल प्रोग्राम में पूरी नहीं हो सकी। तो IMF का एक अनरिटन जो असूल है कि अगर आपने किसी रिव्यू में या किसी प्रोग्राम में जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है, जो क्वांटिटेटिव बेंचमार्क हैं या जिनको हम कमिटमेंट कहते हैं, अगर वो पूरी नहीं की तो वो अगले प्रोग्राम या अगले रिव्यू के लिए वो एक प्रायर एक्शन बन जाता है कि पहले वो करें और फिर आपको अगले रिव्यू की या अगले प्रोग्राम की बात होगी। तो अब अगर तो पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो निगोशिएट कर रही होगी प्रोग्राम, तो उनको ये बजट बिल्कुल IMF प्रोग्राम के हिसाब से देना पड़ेगा। बड़ा टफ बजट होगा, उसमें बिल्कुल कोई इलेक्शन रिलीफ का जो है गुंजाइश वो नहीं होगी। अगर हुकूमत जो है वो एक गैम्बल करना चाहती है कि इस प्रोग्राम को प्रीमेच्योर कंक्लूड कर दिया जाए, एक बड़ा पॉपुलिस्ट किस्म का बजट दिया जाए, उसके इलेक्शन के बाद देखा जाए जो जीते वो निगोशिएट करे, तो वो भी एक जो है वो क्या लाइकली है। लेकिन उस सिनेरियो में ये हो सकता है कि बजट जो है वो बहुत वो बने फ्लेक्सिबल था, जैसा कि मिफ्ता इस्माइल साहब और शाहिद साहब ने छठा बजट दिया था जी। तो आप ऐसा बहुत से मुमकिन सिनेरियोज हैं जो जिन पे बात आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस अशराफिया पर भी गुफ्तगू होगी। साथ साथ पाकिस्तान को इन मौजूदा मसाइल से निकलने का जो हल है वो क्या है। हम क्या इसी तरह IMF की तरफ देखते रहेंगे 8th, 9th, 10th, 11th रिव्यूज़, यह मामला आगे बढ़ेगा और हम अपने पोटेंशियल्स को, जिसका जिक्र आज तकारीर में हमारे मुख्तलिफ सियासतदान कर भी रहे थे, क्या उन पोटेंशियल्स को हम टैप कर सकेंगे? आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम मामले, अहम सवालात हम उठा रहे हैं। पाकिस्तान को आगे निकलने का रास्ता क्या हो सकता है, इस पर गुफ्तगू कैसर अहमद शेख साहब से, जो कि स्टैंडिंग कमेटी के सरबराह फाइनेंस की, उनसे भी करते हैं। प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। कैसर शेख साहब, जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें डार साहब की स्टेटमेंट भी जिस तरह की आई हैं, IMF प्रोग्राम मुसलसल ताखीर का शिकार है। उनका कभी वो कहते हैं कि एजेंडा है IMF का कोई, कभी वो किसी और तरफ इशारा करते हैं, फिर उसकी वजाहत आती है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम, उस तरह की बातें। अब हमें उम्मीद भी रखनी चाहिए फॉर द शॉर्ट टर्म टू अवॉइड दिस डिफॉल्ट, या हमें कुछ और एवेन्यूज फॉर द शॉर्ट टर्म तलाश करने चाहिए जो हमारे नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं उस तरफ रुझान बढ़ाना चाहिए, या कुछ ऐसे इकदाम रेमिटेंसेस के लिए उठाने चाहिए, या वो जो एक मनी चेंजर्स ने, एक्सचेंज कंपनीज ने करेंसी स्वैप का ऑप्शन दिया था उस तरफ जाना चाहिए? क्या आप IMF की तरफ नहीं देखना चाहिए? कैसे शेख साहब जो हालात हैं, क्या आपको लगता है शेख साहब? जी देखिए, IMF से जरूर सफियान बातचीत हो रही है बड़े अरसे से, यही कहा जा रहा है, क्योंकि मैं ये आप ऑन रिकॉर्ड हूँ, कई बार कह चुका हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस को तो 2-3 बार हमने इनको बुलाया और इनसे पूछा कि ये एजेंडे पे रखा कि IMF का प्रोग्राम जो है उसके बारे में हमें तफसील से बताएं। खुद तो वजीर खजाना इसहाक डार साहब तशरीफ नहीं लाए, कोई भी वजीर खजाना 1 साल में हमारे पास स्टैंडिंग कमेटी में नहीं आया, और हमारी तमाम कमेटी का मुतालबा है, क्योंकि वो जब हमें नहीं बताएंगे। देखिए मैं आपको बताऊं कि मुझे भी बीइंग अ चेयरमैन मुझे आइडिया नहीं है, मुझे स्टॉक एक्सचेंज से जहाँ मेरा बिजनेस है वहाँ उनको मेरे से ज़्यादा अवेयरनेस है। तो आप अंदाजा कीजिए कि हमने इनका जो से पूछते हैं
ताकि हम आगे लोगों को बता सकें। और हमारे यहाँ 21 मेंबर होते हैं स्टैंडिंग कमेटी के, MNAs होते हैं, तो हमें भी इन्होंने, मेरा बड़ी सख्त तकलीफ है मुझे कि हमें इन्होंने अवेयर नहीं किया। बहरहाल अब जो लग रहा है जिस तरह ये रोजाना बात कर रहे हैं जल्द होने वाला है, जल्द होने वाला है, इससे नुकसान पहुंचा है हमारी मईशत को। और अब हमें शुरू से मैं तो कह रहा हूँ कि हमें अल्टरनेट, फाइनेंस मिनिस्टर का 1 साल से सिर्फ यही काम है कि वो IMF की तरफ देख रहे हैं और उनकी पूरी तैयारी IMF के पास है। सही है, IMF इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर तो और भी देखिए ना। मैं कह रहा हूँ मसलन आपके बैंक है नेशनल बैंक, इसका प्रेसिडेंट ही नहीं है 15 महीने से। आपका जो ट्रांसपेरेंसी, आपकी जो ये कमेटियां होती हैं जिसमें एग्रीकल्चर बैंक का भी प्रेसिडेंट नहीं है, फिर आपकी कंपटीशन कमीशन का भी सिर्फ चेयरपर्सन है और बोर्ड पूरा नहीं है, 5। तो इधर तवज्जो करें और सबसे ज्यादा तवज्जो करें, हम अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल के कई बार कहा है कि आप मेरे जिम्मे करें, मैं आपको आइडिया देता हूँ, सबसे बिजनेस कम्युनिटी के साथ यानी कंसेंसस बना के। बहुत सी लीकेज हो रही है, ये सिर्फ हमारी हुकूमत नहीं, शुरू से जो हुकूमतें आ रही हैं उसमें यही है कि सिर्फ ब्यूरोक्रेट फैसले ये करते हैं। जब तक आपके इलेक्टेड मेंबर नहीं करेंगे जिनका लोगों से इंटरेक्शन है, तो ये हम एक तो हमें अपना रेवेन्यू बढ़ाना है। जिस तरह आपके कैसे शेख साहब मुश्तरका इजलास भी हो जाते हैं, पार्लियामेंट के प्रोसीजर बिल पास हो जाते हैं, दीगर कवानीन पर जब हुकूमत के सर्वाइवल पर बात आती है तो सब बैठ भी जाते हैं। तो पाकिस्तान को कोई इनोवेटिव सोल्यूशन चाहिए इस वक्त, और आप सारे दिमाग बैठकर क्यों नहीं कोई सोल्यूशन, एक पार्लियामेंट का इजलास बुला के नॉन IMF यानी एक सोल्यूशन, IMF तो है चलें ठीक है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं नहीं हो रहा, तो हमें कोई और शॉर्ट टर्म प्लान तजवीज हमारी असेंबली को नहीं करना चाहिए, तमाम मेंबरान को जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? कैसा शेख साहब? बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात की। मैं यही बात बहुत अरसे से आपके प्रोग्रामों में भी वैसे भी कह रहा हूँ। देखिए हमारे पास बहुत ऑप्शन हैं। इंडिया में इस वक्त 60-70 बिलियन डॉलर की एक साल में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। हम $1 बिलियन के लिए हम मुख्तलिफ मुल्कों को गुजारिश कर रहे हैं। अब आप बताइए कि ऐसा माहौल बनाएं कि बाहर की और फिर मैंने इनकी मीटिंग करवा दी ये मलक साहब से, जिन्होंने ये कहा कि स्वाप कर लें और हम पाकिस्तानी जो हैं वो $1 बिलियन महीने का दे सकते हैं। वो जाके लार साहब से भी मैंने इनकी मीटिंग करवाई, इनकी मीटिंग जो स्टेट बैंक के गवर्नर साहब से भी करवाई, हमारे मलक साहब की, जो अक्सर वो कह रहे हैं कि हम जो है ये आइडिया देते। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि कोई चलो थ्रेड बेयर हमारे ज्यादा से ज्यादा मिले ना कारोबारी लोगों से या स्टेक होल्डर से, तो जब तक कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा लोग यहाँ पे। देखिए मैं इस वक्त खुद जो है प्राइम मिनिस्टर का मामले खसूसी हूँ और मैंने कई बार कहा है कि हमारी मुशीयत में बड़ी जान हो सकती है। हम अगर सिर्फ IMF का ही सोचते रहेंगे, वो जरूर सोचना चाहिए, बड़ी मेहनत करनी चाहिए, पर सिर्फ वजीर खजाना का ये एक काम तो नहीं है कि IMF से हमारा डील हो जाए। हमारे अपनी मुशीयत को क्यों आज 0.3% ग्रोथ है आपकी, इंडिया की ग्रोथ 8.5% है। हम ग्रोथ में भी अपनी ग्रोथ भी नहीं कर रहे, हमारे यहाँ महंगाई अच्छा, ये जो स्वैप वाली बात है कि आप कह रहे हैं कि आपने मलिक बुस्तान साहब को भी आगे मिलवाया, तो क्या ये वर्केबल नहीं है जो आगे संजीदगी से नहीं लिया गया? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि 98 में भी इंप्लीमेंट हो चुका है और वो तो $1 अरब की बात कर रहे हैं। चले $1 अरब नहीं, $500 मिलियन भी महीना आ जाए अगर, तो दैट इज अ वेरी गुड अमाउंट। अगर एक साल में देखा जाए तो ये $6 अरब बनती है अमाउंट तकरीबन। तो हमें तो इस वक्त वैसे ही $4-5 अरब के बीच में फंसे हुए हम लोग, जो गैप आ रहा है। मलिक बुस्तान साहब को बुला के ना हमने आधे घंटे की ब्रीफिंग ली, पूरे सारे हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने। अब बताइए कम से कम उस पर गौर होना चाहिए ना, ज्यादा डिटेल से डिस्कशन होने। उन्होंने एक आइडिया दे दिया, अगर उसमें कोई खामियां भी हो सकती हैं, लेकिन हम बैठ के जब तक उस पर थ्रेड बेड, हमारा मुल्क तो इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। हम तो मैंने पिछले मई में 1 साल पहले 25 मिनट की तकरीर है नेशनल असेंबली में, मैंने कहा था कि हमारा जो मईशत हमारी है वो वेंटिलेटर पे है। पिछले दिसंबर 2021 में तो खुद कह दिया था शब्बर ज़ैदी ने कि हम ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट है। कोई नई बात तो नहीं हो रही है, लेकिन इस दौरान में हम क्यों अपनी मईशत के ऊपर, हमने ग्रोथ के ऊपर तवज्जो नहीं दी, हमने डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे तवज्जो नहीं दी। हमने ये नहीं कहा कि डॉलर का रेट देखे ना, हम तो डॉलर का रेट कहते थे कि कम हो जाए, वो उसके साथ आपको अंदाजा हो गया कि कितनी बड़ी डिवैल्यूएशन हुई और उससे कितनी बड़ी महंगाई हुई। और ये महंगाई खत्म नहीं हो रही, सिर्फ महंगाई नहीं है कि डॉलर का रेट बढ़ा, तो जो शॉर्टेज हो रही है क्योंकि इंपोर्ट हमारी बहुत मुश्किल से हो रही है, एलसीज खुल नहीं रही, और जो पहले माल आए हुए थे वो बड़ी मुश्किल से क्लियर हुए। तो ये सारे बातों पे बहुत तवज्जो की जरूरत है। हमारा मुल्क जो है उसमें पोटेंशियल है, हमारा कारोबारी या प्राइवेट सेक्टर
मैं क्योंकि उनके साथ ही रहता हूँ और मैं उनका बहुत ज्यादा मेरा इंटरेक्शन है, उसमें बहुत हमारे यहाँ ये अपॉर्चुनिटी है। सर भारत लेकिन भाई में शेख साहब, भारत में 150 अरब डॉलर्स का आईटी एक्सपोर्ट्स हैं। अब अभी इस वक्त भी अगर हम बैठे ना, अभी फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया फोरम पे देखें, कई सैकड़ों ग्रुप्स बने जिसपे बहुत से लोग फाइवर पर, अपवर्क पर, बहुत से ऐसे जो फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज हैं उसकी स्किल्स हासिल कर रहे हैं पाकिस्तान में और वो स्किल्स बेच रहे हैं आगे। और वो जो अगर हम इसको प्रॉपर्ली इंस्टीट्यूशनाइज करें या इसको हुकूमत अपनी सतह पर लेकर आए, एक अम्ब्रेला दे, तो एक इंडस्ट्री है पूरी जो लोग घरों से अपनी इन्फ्लेशन बीट करने के लिए काम कर रहे हैं। पूरा सेक्टर है जिसको हम टैप कर सकते हैं। ठीक साहब, ये जो फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी है, अभी अपने चंडोट में अपना कैंपस बनाया, वैसे 5 कैंपस हैं उसके ओवरऑल। मैं उसके 30 साल से ना, डॉक्टर महबूब हक साहब ने, जब वो प्रेसिडेंट थे फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी के, मुझे उन्होंने इसके बोर्ड पे रखा था। इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ सिर्फ $3 बिलियन की एक्सपोर्ट हो रही है, और आपने इंडिया की एक्सपोर्ट बता दी 125 अरब या 150 अरब जो आपने जिक्र किया, तो आप अंदाजा कीजिए पोटेंशियल कितना है। और फिर ये एक नहीं है, हमने सारी ट्रेड को बंद कर रखा है। हम महंगा वही, हमने इंडिया से ट्रेड नहीं कर रहे, वैसे हमारी डिस्टर्ब है वेस्टर्न जो हमारा पूरा बॉर्डर है, हम बॉर्डर ट्रेड भी नहीं कर रहे ईरान से, इन बातों के लिए। और फिर कौमी असम्बली में ये बात डिस्कस नहीं होती। मैंने कई अपनी तकरीरों में कहा है स्पीकर साहब को कि आप बाकी मामला को, सबसे अहम कौमी असम्बली का शोबा ये है कि यहाँ डिस्कस करें, यहाँ मामला का हल निकालें। लेकिन कोई, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, देखिए ना IMF से डिस्कशन हो रही है, कोई कौमी असम्बली का मुझे एक इलेक्टेड मेंबर बता दें जो कि उस नेगोशिएशन का पार्ट हो, बहुत मुश्किलात होंगी। लेकिन ये वजीर खजाना के जो बयानात हालिया आए हैं उससे आपको लग नहीं रहा कि थोड़ा सा टिल्ट है, अब सोचा जा रहा है कोई अल्टरनेट प्लान की तरफ? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने सब कर दिया है, उनका कोई एजेंडा है IMF का, तो उससे लग रहा है कि अब शायद ये सोच परवान चढ़ रही है कि अब हमें कुछ और सोचना चाहिए, शायद अब ये प्लान नहीं वर्केबल है। तो ये सही सोच है, हमें बिल्कुल सोचना, और ऑप्शन अवेलेबल है। दुनिया के दूसरे मुल्कों ने तो ये, कई मुल्कों ने ये मुश्किलात थी इस तरह की। अगर हम वन साइडेड ही सोचते रहेंगे तो फिर तो हमसे हल नहीं निकल सका। और देखिए आप, ये महंगाई का तो एक रिकॉर्ड है, जो महंगाई इस वक्त 40% की बातें हो रही हैं, तो बात करके भी तकलीफ होती है कि क्या आम लोगों का मामलात को कहाँ तक पहुँचा दी। तो सिर्फ एक देखिए ना, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जो मामलात हैं, जो बैंकों के मामलात हैं, इन सब को और इकोनॉमिक मैटर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन असेंबली में होनी चाहिए। मैं अगर ये डिबेट करना लगता हूँ तो वो भी, मैं कहता हूँ कितनी बार डिस्कशन ही नहीं होती वहाँ नेशनल असेंबली में। यही सोच के मैं तो अब पॉलिटिक्स में आया था। हमारी जो बिरादरी में बहुत कम, चंगोट वालों में, हम क्योंकि बिजनेस में है ज़्यादातर, ये सोच के था कि हम कोई जो नोआऊ है अपना पास ऑन करें और दो स्टेक होल्डर से मिलकर कोई हल निकालें। लेकिन असेंबली में जब मैं मेंबर हूँ, काफ़ी अरसे से मेंबर हूँ, मैं कोई 26 साल से मैं असेंबली में मैं मौजूद हूँ, लेकिन असेंबली का कोई रोल मुझे नजर नहीं आता इकोनॉमिक पॉलिसी में। हमें हल निकालना चाहिए और ऑप्शन अवेलेबल हैं। मेरा ये ऑप्शन अवेलेबल है मेरे ख्याल से। बतौर मीडिया हमें भी, मैं भी अपने तौर पे कहता हूँ कि हम भी जिम्मेदारी कैसे हिसाब ये निभाएंगे कि ऐसे ऑल्टरनेटिव जो सोल्यूशंस हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करें। इस फोरम IT को आज हमने डिस्कस किया है, आपने यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र किया, मुख्तलिफ जो ये पोटेंशियल्स पढ़ा रही हैं, तो बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आपका। और ताकि पाकिस्तान को इस बहरान का हल मिल सके, IMF के पीछे कब तक देखते रहेंगे, हमें हल तलाश करना होगा। वाइंड अप करते हैं इस नोट पे, फीडबैक दीजिएगा, देखते रहेगा अब तक।